हेलो 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 हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोगों को दोबारा एक शानदार और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आप लोगों के सामने मैं हुआ हूँ हाजिर। तो जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, सभी इस वीडियो के साथ फटाफट आप ज्वाइन हो जाओ और मेरे वीडियो को कंटिन्यूसली उसका वॉच करो। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो भी CBSE 10th बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है 27 तारीख से, उसी के लिए मैंने फिज़िक्स सब्जेक्ट क्लास 10th के लिए फिज़िक्स सब्जेक्ट का जो एक प्रोबेबल क्वेश्चन होता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है, या यूँ कहें सजेस्टिव क्वेश्चन जो होता है, उसका मैंने एक रिवीजन के तौर पर मैं आप लोगों के सामने मैंने करके ले आया हूँ। तो आप उसे गौर से देखिए और जो भी स्टूडेंट है आइए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ उसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो करते हैं शुरुआत। चलिए मैं हेडिंग मार देता हूँ CBSE 2022 10th बोर्ड। टेंथ क्लास सब्जेक्ट कौन सा है? तो सब्जेक्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आपका फिजिक्स है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स के सिलेबस में मुख्य रूप से 3 चैप्टर ही निर्धारित है, क्योंकि बाकी जो 3 चैप्टर थे उसका एग्ज़ाम ऑलरेडी आपको प्री बोर्ड के रूप में हो चुका है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम। अब जो 7 तारीख को जो होने वाला एग्ज़ाम है आपका साइंस का, उसमें 3 चैप्टर आपको आने वाला है, जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आपको आने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा जो चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो यही 3 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ना है। इसी 3 चैप्टर से जो भी अच्छी जो इम्पोर्टेंट्स जितने भी फैक्ट्स हैं, ये जितने भी फार्मूला हैं, जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, जितने भी थ्योरी आते हैं, उन सभी का मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, फटाफट आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट हमारे साथ अटैच हो जाइए, वीडियो को लाइक मारिए, सब्सक्राइब मारिए और वीडियो को वॉच कीजिए। तो करते हैं शुरुआत हम इस चैप्टर से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप लोगों की शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको जो जितना सारा रिक्वायरमेंट है उस सारे रिक्वायरमेंट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा करने वाला हूँ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पहला पूछ सकता है कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से वजह हैं, कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, उसके बारे में हम लोग, ये भी सिलेबस में दिया हुआ है आपको। उसके बाद आपको दिया हुआ है ओम्स फार्मूला या ओम्स लॉ। ओम्स लॉ दिया हुआ है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट और उससे पहले हीटिंग इफेक्ट्स पहले ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस है। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस उसके बाद आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद आपको वायरिंग ऑफ या डोमेस्टिक वायरिंग कह दो, डोमेस्टिक वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मुख्य रूप से यही 10 टॉपिक है। इसी में से आपको कुछ सवाल के रूप में आने वाले हैं और कुछ आपको थ्योरी के रूप में आने वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आपका प्री मिड टर्म प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो जो कुछ भी आने वाला है अब थ्योरी और न्यूमेरिकल दो ही पार्ट में आने वाला है। थ्योरी और न्यूमेरिकल किसी किसी को डेफिनेशन के रूप में पूछा जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ, जितना कम से कम टाइम में और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसको रखने का। एक एक करके मैं करता हूँ शुरुआत। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ चार्ज के क्या है। चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? मैं डेफिनेशन भी देते जाता हूँ, जितना हो सकता है शॉर्ट से शॉर्ट डेफिनेशन जो आपको याद रख सके, जिसको आप याद रख सको। तो चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टीज है। चार्ज किसी भी सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन का गुण मौजूद होता है। क्या? चार्ज इज such type of properties of given material through which they can
attend they can attend the properties of attraction और रिपल्सन। यानी चार्ज किसी भी वस्तु का, किसी भी सब्सटेंस का वह गुण होता है जिसके आधार पर उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन या रिपल्सन होने का उसमें खासियत उत्पन्न होता है, डेवलप होता है, पहले से मौजूद रहता है। ठीक है, उसी को चार्ज कहा जाता है। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है या एम्पियर सेकेंड होता है। क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। कूलाम या एम्पियर सेकेंड होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि चार्ज को हम गिन सकते हैं। चार्ज को हम गिन सकते हैं। चार्ज को हम Q बराबर प्लस माइनस एनी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक होता है। और सबसे बड़ा बात, चार्ज दो तरीके का होता है। चार्ज कितने तरीके का होता है? चार्ज दो तरीके का होता है। चार्ज दो तरीके का होता है। नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सब मैं शॉर्ट में ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ। चार्ज दो तरीके का होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। और चार्ज की उत्पत्ति कैसे होती है, चार्ज को हम लोग ओरिजिन कैसे करते हैं? तो चार्ज में, चार्ज ऑफ कंजर्वेशन, चार्ज को कोई उत्पत्ति नहीं होता। चार्ज भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जिसका ट्रांसफ़र होता है। चार्ज को कोई ओरिजिनेट ना कोई क्रिएट करता है, ना चार्ज को कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। चार्ज केवल एक मैटर से दूसरे मैटर पर केवल ट्रांसफ़र होता है। जैसे हम इसको रगड़ेंगे अपने हेयर में हम जब अपने इसको पेन को रगड़ेंगे तो हमारा हेयर का जो चार्ज है या मेरा पेन का जो चार्ज है, एक दूसरे में चार्ज ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है। तो उस हिसाब से दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो अब डिस्कस कर देता हूँ। चार्ज से रिलेटेड है कि चार्ज को डेवलप करने का 3 इम्पोर्टेंट तरीका होता है। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज 3 तरीके का हम लोग होता है। इंडक्शन मेथड होता है, दूसरा कंडक्शन मेथड होता है, और तीसरा क्या होता है? फ्रिक्शन मेथड होता है। ठीक है। तो इस इंडक्शन मेथड में चार्ज जो डेवलप होता है बिना बॉडी को कांटेक्ट में लाए, एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कभी कांटेक्ट में नहीं आता, यानी बीच में दोनों में सेपरेशन होता है। इसको इंडक्शन मेथड कहा जाता है। इससे आपका ट्रांसफार्मर वगैरह काम करता है। ट्रांसफार्मर वगैरह जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उसी प्रिंसिपल पर चार्ज का इंडक्शन मेथड होता है। जैसे ट्रांसफार्मर में कभी भी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे के साथ हमेशा सेपरेट रहता है,
कंडक्शन मेथड में एक मैटर दूसरे मैटर के साथ कनेक्शन में आती है, दोनों के साथ कनेक्शन होता है तब कंडक्शन मेथड काम करता है। जैसे एक तार से दूसरे तार को आप जोड़ दोगे, अगर एक तार में बिजली है तो दूसरे तार में भी बिजली ऑटोमेटिक उसमें आपको चली जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। ये कंडक्शन मेथड हुआ। एक फ्रिक्शन मेथड होता है। फ्रिक्शन में जैसे हमने बाल से रगड़ करके चार्ज को हम डेवलप एक मैटर से दूसरे मैटर में हम ला सकते हैं। तो इस चार्ज को 3 तरीका होता है चार्ज को डेवलपमेंट करने का। चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं करते हैं, केवल ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो ये मैंने चार्ज से रिलेटेड बात बताया। चार्ज से रिलेटेड बात एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है यहाँ माइनस पे होता है, इसमें प्लस पे होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर चार्ज कुछ भी नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल है, इसलिए न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रल है, वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है चार्ज से रिलेटेड कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो एक कूलम चार्ज को पूरा करने के लिए आपको 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। इतना इलेक्ट्रॉन को जब आप जोड़ोगे तब वो एक कूलम चार्ज आपको पूरेगा, एक कूलम चार्ज आपको होगा। ठीक है। तो यूँ समझा आपको न्यूमेरिकल के रूप में भी आ सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक कूलम चार्ज को पूरा किया जा सकता है। तो हम इसको बना सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है 1.6 गुना, यानी यूँ समझो कि 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो इसलिए एक कूलम चार्ज कितने पर होगा, 1/1.6 गुने 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, इसको दशमलव उड़ा दो तो ये यहाँ आ जाए, उसको ऊपर कर दो तो 10/16, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ये 19। एक जीरो इसका एक जीरो इधर ले आओ तो 100 हो जाएगा 16 गुना 10⁻18। इसको 16 अगर आप करोगे तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो एक कूलम चार्ज हमको पूरा करने के लिए 1/1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। इसी को सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलम चार्ज को कंप्लीट करने के लिए 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता आपको पड़ती है। ठीक है। तो एक बार फिर से समेट लें इसको, इस पूरे टॉपिक को। कि चार्ज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जो चार्ज होता है वो आपको वो मिलेगा कि चार्ज कभी भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में यही कहता है कि चार्ज को आप नॉट क्रिएटेड नहीं क्रिएट कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका क्या हो सकता है, ओनली चार्ज का ओनली ट्रांसफर संभव है इसका, या ओनली एक्सचेंज को हो। इसको एक्सचेंज सब ज़्यादा बेहतर होगा। एक्सचेंज होता है चार्ज, एक मैटर से दूसरे मैटर पर चढ़ता है। नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली एक्सचेंज। ठीक है।
तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक प्रोटॉन पर चार्ज प्लस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। चार्ज को 3 तरीके से हम लोग डेवलप कर सकते हैं, एक फ्रिक्शन मेथड द्वारा, एक इंडक्शन मेथड द्वारा, एक कंडक्शन मेथड द्वारा। ठीक है, तो ये चार्ज से रिलेटेड ये सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। केवल चार्ज, और चार्ज है क्या? तो चार्ज किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का वह प्रॉपर्टीज है, वह गुण है जिसके बदौलत उसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन का गुण आता है, यही चार्ज है। ठीक है, अब इसका अगला टॉपिक देखते हैं। अब मैं आपको इसका अगला टॉपिक बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बोलो? फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी I बराबर Q बटे T, I बराबर चार्ज अपॉन टाइम, I बराबर चार्ज अपॉन टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम लिख दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। I बराबर Q अपॉन T। तो I बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम। तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट I का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का होता है कूलम, इस टाइम का होता है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, कूलम प्रति सेकंड, इसी को एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एम्पियर। तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट हुआ, चार्ज ने इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो ऐसा यूनिट हुआ, क्या हुआ? एम्पियर हुआ। क्या हुआ? एम्पियर हुआ। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट को किसी भी सर्किट में करंट को जो मेजर करते हैं, जैसे यह कोई सर्किट है, तो अगर हमें इसमें पता करना है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर हमें इसमें पता करना है, मान लो V वोल्ट है, V वोल्ट का हम एनर्जी सप्लाई मार रहे हैं, ये R रेजिस्टेंस है। अगर हमें पता करना है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कहीं पर एक जगह पे आपको एक आमीटर लगाना पड़ेगा। ये आमीटर है। आमीटर क्या है? यह आमीटर वो इलेक्ट्रिकल अपैरेटस डिवाइस है जिसके सहारे हम इस सर्किट में कितना सारा करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को हम एम्पियर में मेजर कर सकते हैं। तो ये जो A है, इसको आमीटर कहा जाता है। आमीटर वो डिवाइस है जिसके सहारे किसी सर्किट में हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, और वो भी किसमें? एम्पियर में मेजर करते हैं। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है। क्या होता है? इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? हमेशा सीरीज में किया जाता है कनेक्ट आमीटर को। ठीक है, अब चर्चा करेंगे आपको। ये था इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। I बराबर Q अपॉन T होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। ये हमेशा एम्पियर में वैल्यू देता है। किस में वैल्यू देता है? कुछ आएगा उसमें एम्पियर में वैल्यू आने वाला है। तो इसी का जो मेजरमेंट है, इस आमीटर के द्वारा
हम लोग किसी सर्किट में उसको सीरीज में कनेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फंडा होता है। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, हमने बताया आपको, इलेक्ट्रिक करंट के बाद वोल्टेज आती है। क्या आता है? वोल्टेज, या जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? प्लस यूनिट चार्ज, प्लस यूनिट कूलम चार्ज को इन्फिनिटिव से, एट इन्फिनिटिव, एट इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव से किसी खास पॉइंट तक, मान लो यहाँ है मेरा वो खास पॉइंट, इसको इस इन्फिनिटिव से, ये इन्फिनिटिव है, इस पॉइंट से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक लाने में, इस खास पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में इस यूनिट चार्ज को, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होता है, W बराबर वर्क डन। अगर यहाँ पे कोई हमारा क्यू चार्ज का कोई एलिमेंट रखा हुआ है, कोई चीज़ रखा हुआ, कोई बॉडी रखा हुआ है जिसका चार्ज पहले से क्यू है, तो इस क्यू चार्ज के प्रेजेंस में इसको, इस यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में अगर W वर्क डन किया जाता है, तो इसी W वर्क डन को इस पॉइंट के लिए, इस बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, V एट ए बराबर सूत्र हो जाता है, फार्मूला हो जाता है W/Q। क्या हो जाता है? W/Q। W क्या है? वर्क डन है। क्या है? वर्क डन। Q क्या है? चार्ज है। इसलिए V बराबर हो जाता है W/Q, फार्मूला। तो इसीलिए W बराबर फार्मूला हो जाता है एक V इंटू Q। इस तरीके से अगर हम V का ऐसा यूनिट देखें, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर ऐसा यूनिट देखें, तो W को होता है जूल, इसका होता है चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम। इसी को वोल्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। VOLT वोल्ट, VOLT वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन by which a single unit positive charge is bring from infinitive to a given point for a special or particular charge. That work done is called as electric potential. That work done is called as electric potential and it is denoted by V. It is denoted by V. तो V बराबर है W/Q, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, V बराबर W/Q। इसका जो ऐसा यूनिट होता है जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम बराबर वोल्ट हो गया, तो W बराबर क्या आ गया? V इंटू Q। तो ये दो फार्मूला यहाँ से आपको निकलते हैं। ठीक है, तो ये वर्क डन है। अब ये कहता है पोटेंशियल का डिफरेंस। फटाफट आप इसको देखते चलो। दूसरी बात है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, सिंपल सा मैटर है। अगर कोई ए पॉइंट है और कोई बी पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट में अगर इसका वी ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इसका वी बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो वी ए भी बराबर क्या हो जाएगा? वी ए घटाओ वी बी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी ए बी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी अगर यहाँ से हम किसी भी अगर चार्ज को
किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक अगर लाएंगे, अगर हमें डब्लू वर्क डन कार्य होता है तो वी ए बी बराबर डब्लू ए बी से डिनोट करते हैं यहाँ से यहाँ तक के वर्क डन को, तो डब्लू ए बी अपॉन क्यू, इसी को इसके इक्वल करेंगे बी ए घटा बी बी के। ठीक है, तो वी ए बी बराबर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, केवल 2 पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, दोनों का अंतर होता है, घटाव होता है दोनों का, बेसिकली कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट भी सेम वोल्ट होता है। सारे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो इसमें प्रॉपर्टीज फॉलो होता है, ये सारा पोटेंशियल डिफरेंस भी वो सारा का सारा फॉलो करता है। असल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसलिए है क्योंकि किसी भी सर्किट में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट कभी भी फॉलो नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट फॉलो हो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो नहीं करा पाएंगे। जब तक नहीं आपको पोटेंशियल का डिफरेंस यानी 2 पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अलग अलग जब तक नहीं होगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, तब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ही अहम है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये मैंने चर्चा किया। और उसके बाद है आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टीज है, किसी भी मैटर का वह गुण है जिसके बदौलत वह अपने अंदर होने वाले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वो पूर्णतः विरोध करता है, पूर्ण रूप से उसका विरोध करता है। अब जिस मैटर का विरोध करने का, इलेक्ट्रिक करंट को विरोध करने का जिस मैटर का कैपेसिटी जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होता है। अब इसी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बेसिस पर हम किसी भी मैटर को इंसुलेटर बोलते हैं, किसी भी मैटर को कंडक्टर बोलते हैं, या किसी भी मैटर को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो जिस मैटर में इलेक्ट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो कंडक्टर हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कम से कम फ्लो होगा वो इंसुलेटर हो जाता है। जैसे तुम्हारा लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, टायर हुआ, बहुत सारा चीज़ है। तो वो सभी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिक करंट को जल्दी फ्लो नहीं होने देता, उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, अपोजिंग करने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो इंसुलेटर होता है। और जैसे लोहा हुआ, आयरन हुआ, तांबा हुआ, कॉपर हुआ, ये सभी चीज़ें होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जल्दी, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक करंट जल्दी बहुत स्मूथली फ्लो होता है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस किसी भी मैटर का वह प्रॉपर्टीज है जिसके बदौलत वह अपने अंदर होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का विरोध करता है, अपोज करता है, बस और कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसको आर से सूचित डिनोट किया जाता है, आर से डिनोट किया जाता है। कि किससे डिनोट किया जाता है? आर से डिनोट किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है किसी भी मैटर का जो रेजिस्टेंस कितना होगा, ये डिनोट करता है, डिपेंड करता है कि वो जो रेजिस्टेंस वो जो वायर है उसके ये जो माउथ होता है, जो मुंह होता है, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया ये बोलते हैं। इसका लेंथ कितना होता है? एल। इसके डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी वो कितना मोटाई है, उसका थिकनेस कितना है, उस पर डिपेंड करता है। यानी अगर इसका रेजिस्टेंस आर हो तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ठीक है, और इस दोनों को अगर कंबाइनली लिखोगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? आर, इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाओगे तो आर बराबर रो एल अपॉन ए हो जाता है। रो क्या है?
यह रो क्या है, यह रो है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। रो इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जिसको, इस रो को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसको रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसको रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। तो जैसे आर का अगर ऐसा यूनिट देखो, यानी रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट देखो, तो इसका ऐसा यूनिट का ओम होता है। तो इसी तरह से इसका जो ऐसा यूनिट होता है रो, इसको रो बोलते हैं। रो का जो ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो देखो किसी भी, इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि किसी भी मैटर का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी घटता है। इन द सेम वे जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाओगे तो वो घटेगा। ये सेम चीज़ मेटल के साथ ये लागू होता है। किसके साथ, ये किसी भी मेटल के साथ ये लागू होता है। और किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए उसका फार्मूला बनता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। क्या बनता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो इसी से आप फार्मूला भी निकाल सकते हैं कि रो बराबर आर ए अपॉन एल भी होता है। ये हुआ रेजिस्टिविटी का फार्मूला हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, रेजिस्टिविटी का फार्मूला हुआ। तो रेजिस्टिविटी कहेगा आपको कि रेजिस्टिविटी को डिफाइन कीजिए। डिफाइन करा, रेजिस्टिविटी क्या है, व्हाट इज डिफाइन रेजिस्टिविटी। तो डिफाइन करने के लिए हम लोग कंडीशन डालते हैं। क्या डालते हैं कि अगर किसी भी वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ अगर 1 मीटर हो, तो अगर उसमें पुट करो तो रो बराबर हो जाएगा आर, यानी रो बराबर क्या हो गया, आर हो गया। अगर ए के जगह पे आप 1 पुट करो, एल के जगह पे भी आप 1 पुट करो, तो रो बराबर हो जाएगा आर। तो इसका मतलब यह निकला कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले किसी वायर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली उसके रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। न्यूमेरिकली किसके होता है, उसके रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। इसी रेजिस्टेंस वाले वैल्यू को ही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इस पर आपको कई सारे सवाल आपको आएंगे। तो मैं भी सवाल पर नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल थ्योरी बताता चला जा रहा हूँ। ठीक है, ये केवल आप इसको देख लो। तो अब मैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस बता देता हूँ। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को दो तरीके से ग्रुप किया जाता है। एक होता है सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा होता है पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज में जो ग्रुपिंग होता है, रेजिस्टेंस को आपको ऐसे ग्रुप किया जाता है, सीरियली किया जाता है। R1
R2 R3, इसलिए इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डायरेक्टली केवल ऐड कर देते हैं, R1 R2 R3 और आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन पैरेलल ग्रुपिंग में आपको इस तरीके से अप एंड डाउन किया जाता है, एक सिरे में नीचे ऊपर होते चला जाएगा। अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, तो इस पूरे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा वो आपको बनेगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस इसी तरीके से होता है। तो अब ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस हमको क्या फ़ायदा होता है, हम ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस करते क्यों हैं? तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस घट जाता है, कम हो जाता है। तो होता क्या है कि जब इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट फ्लो होने का पावर कम हो जाता है, इसमें करंट फ्लो होने का पावर बढ़ जाता है। तो जितना भी डोमेस्टिक वायरिंग है, जितना भी हमारे घरेलू में तार जो जोड़ा जाता है घरों में, वो सभी इसलिए पैरेलल ग्रुपिंग किया जाता है। सीरीज ग्रुपिंग केवल डेकोरेशन के लिए, शादी ब्याह या किसी भी फंक्शन सेलिब्रेशन के लिए केवल किया जाता है सीरीज ग्रुपिंग। बाकी पैरेलल ग्रुपिंग हमारे घरों में किया जाता है ताकि इसमें बिजली का बचत होता है, इसमें बिजली का खपत ज़्यादा होता है, इसमें खपत कम होता है। और भी सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग का फ़ायदा है कि सीरीज ग्रुप में एक ही स्विच से आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं। इसमें आप पैरेलल ग्रुपिंग में अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग आप स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वो सुविधा नहीं, इसमें एक ही बार आप सबके लिए एक ही स्विच का आपको सहारा लेना पड़ता है। तो ये ज़्यादा महंगा पड़ता है सीरीज ग्रुपिंग, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसीलिए हम लोग रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है इसका। इतना सा बात आप एग्ज़ाम में आप इसको बना करके और चढ़ा बढ़ा करके आप अपने से इसको लिख सकते हैं। तो हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है वो हमेशा पैरेलल ग्रुपिंग में, जितना भी टीवी पंखा कूलर वगैरह जो भी है सबको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो ये तो था आपका ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस था। तो इस तरीके से मैंने आपको ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस तक बता दिया। अब बचता है ओम्स लॉ। क्या बचता है? ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम बहुत ही सिंपल सा रूल है कि अगर कोई सर्किट है, मान लो या कोई सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका वोल्टेज V है, इससे करंट I फ्लो हो रहा है, तो I जो होता है, ये जो I है, इस V के अगर इस पूरे सर्किट का टेम्परेचर फिक्स रहे, टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर फिक्स रहे तो ये जो I होता है इस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी V जैसे जैसे आप चेंज करोगे ना, I चेंज होते रहेगा। V ज़्यादा करोगे तो I भी ज़्यादा होगा, V कम करोगे तो I भी कम होगा। ये मोटा मोटी बात है। तो इसी चीज़ को हम उल्टा करके लिखते हैं, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं इसको, उल्टा पुल्टा भी। तो V बराबर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। आप गिवन जो भी आपका वायर है उसका रेजिस्टेंस, तो V बराबर हो गया R इंटू I, या V बराबर आप इसको लिख सकते हो I इंटू R। ये R क्या है? R इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, विच इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, विच इज़ कॉल्ड
रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो V बराबर I इंटू आर, यानी VIR। इसको याद करने के लिए आप इसको वीर फार्मूला VIR, ताकि इसका सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं हो, तो VIR वीर फार्मूला के नाम से आप इसको याद रखेंगे तो ये कभी भी आपके दिमाग से स्केप नहीं होगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है कि आप इसे वेरीफाई करें। तो वेरीफाई करने के लिए हम एक ग्राफ का यूज करेंगे। इस तरीके से हम एक यहाँ बता देता हूँ, आप एक ग्राफ का यूज करेंगे हम वेरीफाई करने के लिए। ऊपर में हेडिंग डाल देंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ लिख करके, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ लिख करके आप एक ग्राफ बनाएंगे। मेरा इंक ख़त्म हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली इंक है नहीं, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। आप इस तरीके से एक ग्राफ लिखेंगे, बनाएंगे, जिसमें आप V को यहाँ रखेंगे और यहाँ पर आप I को रखेंगे, और एक ग्राफ सिंपल से स्ट्रेट लाइन बता देंगे। अगर I वर्सेस V का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आपको आता है तो इसका मतलब है कि ओम का जो रूल है वो जस्टिफाई हो रहा है, पूरी तरीके से ओम का रूल क्या हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको जितने भी CBSE को बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, आप मेरे इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आप अच्छी तरीके से एक कम समय में, शॉर्ट टाइम में आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो यह इस चैप्टर का यह पहला पार्ट है। इसके बाद मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट डाल दूंगा, जिसमें आपको न्यूमेरिकल भी होगा। और इस चैप्टर में थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ, बाकी न्यूमेरिकल ही है। थ्योरी वाला पार्ट ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, अब न्यूमेरिकल बचा है, तो आपको मैं सेकंड पार्ट में आपको डाल दूंगा। तो जो बच्चे आप इसको रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, घर में डाउनलोड भी कर सकते हैं चाहो तो। एक आपके लिए यह एक रामबाण साबित होगा। ठीक, तो फिजिक्स के लिए खास करके आपको एक कम समय में चुनिंदा सब टॉपिक या चुनिंदा सब चीज़ों को आप एक दिमाग में नटशेल में पैक करने के लिए आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।